गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने साम्राज्यवाद के अर्थ और उसके उदय के कारणों के बारे में जाना था। आज हम साम्राज्यवाद जो है उसके क्या लाभ रहे हैं, क्या उसकी हानि रही है, उसके विषय में जानेंगे। साम्राज्यवाद जो है उसका अर्थ हमने पिछले वीडियो में जाना था, पर फिर हम उसको जानेंगे कि साम्राज्यवाद जो है उसका अर्थ है कि जो बड़े और जो सब आर्थिक रूप से संपन्न जो राष्ट्र थे उनके द्वारा छोटे राष्ट्रों पर लेना, छोटे राष्ट्रों के भूमि क्षेत्र पर अधिकार कर लेना और वहां उपनिवेश स्थापित करना साम्राज्यवाद कहलाता है। उनकी भूमि पर अधिकार कर लेना, उनको अधीन करना साम्राज्यवाद होता है। जब बात लाभ की आती है तो ऐसी स्थिति में जो साम्राज्यवाद जो होगा उसके जो लाभ होंगे वो केवल साम्राज्यवादी देशों को ही होंगे, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन ऐसी जो अवस्था थी उसमें उपनिवेश के जो लोग हैं उनको साम्राज्यवाद का कोई प्रत्यक्ष लाभ संभव नहीं होगा। लेकिन ऐसी स्थिति में भी जो है तो साम्राज्यवाद के जो उपनिवेश थे उनको भी अप्रत्यक्ष रूप से कुछ लाभ प्राप्त होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से न चाहते हुए भी जो है, जैसा कि साम्राज्यवादी ऐसा क्यों चाहेंगे कि जो उपनिवेश है वो विकसित हो या हमारे खिलाफ विद्रोह करें, अपने शोषण के खिलाफ आवाज उठाएं, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन साम्राज्यवाद जो है उसकी भावना ने जिस तरीके की पॉलिसीज, जिस तरीके की प्रणालियां, जिस तरीके के नियम, जिस तरीके के हाव भाव उपनिवेशों में सरकारों के द्वारा लागू किए गए, साम्राज्यवादी शक्तियों के द्वारा लागू किए गए, तो उसका अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रभाव है वो उपनिवेशों में देखा गया और उसके बहुत सारे जो लाभ है वो उपनिवेशों में जो है वो देखे गए हैं, जिनका अध्ययन हम यहाँ करेंगे। पहले हम लाभ के बारे में जानेंगे, उसके पश्चात उपनिवेशीकरण या साम्राज्यवाद जो है उसके क्या दुष्प्रभाव रहे उनका अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। तो पहले लाभ के बारे में जानते हैं। तो पहला लाभ है राजनीतिक एकीकरण। जो साम्राज्यवादी शक्ति है उन्होंने अपने अधीनस्थ जो उपनिवेश थे उनमें एक विशेष प्रकार की राजनीतिक प्रणाली को लागू करने का प्रयास किया है। हालांकि उन्होंने ऐसा अपने निजी हित के लिए किया था, क्योंकि उनको यहाँ पर धीरे धीरे करके राजनीतिक सत्ता उन्होंने यहाँ पर स्थापित कर ली थी और राजनीतिक जो पद थे उनपे उन्होंने अपने ही विश्वसनीय व्यक्तियों को नियुक्त किया था, जो यूरोप से ही चलकर विभिन्न उपनिवेशों में आए थे। लेकिन निम्न तबके के जो पद होते हैं उन पर उन्होंने उपनिवेशों के स्थायी निवासियों को ही नियुक्त किया, जिससे लोगों में राजनीतिक एकीकरण की भावना विकसित होती है। हालांकि ये ऐतिहासिक सत्य है कि भारत में जो उपनिवेश है उसके उपनिवेशीकरण का कारण ये रहा है कि भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। हर जगह पर छोटे छोटे राज्य जो है वो शासन कर रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ जो है वो विद्रोह करने पर उतारू रहते थे। इस वजह से ही अन्य शक्तियों ने फायदा उठाकर भारत के समान अन्य ऐसे अनेक महाद्वीप के देश रहे हैं जिन पर यूरोप की शक्तियों ने साम्राज्यवादी भावना का जो है प्रयोग करते हुए अधिकार किया। लेकिन जैसे ही उपनिवेशों ने यहाँ पर अपने राजनीतिक पदों पर साम्राज्यवादी देशों ने अपने लोगों को आसीन करना आरंभ किया, तो उसमें छोटे पदों पर आम लोगों को भी बैठाया, जिसकी वजह से राजनीतिक प्रक्रिया जो है उसका आरंभ हुआ और प्रशासनिक और राजनीतिक एकता समानता का विकास उन उपनिवेशों के लोगों में भी देखा गया। दूसरा है कुशल प्रशासनिक ढांचा। कोई भी बड़ा राष्ट्र जो है वो किसी अन्य देश को अपना उपनिवेश बनाने में तो सफल हो जाता है, लेकिन उस छोटे देश में पर्याप्त दुर्बलताएं होती हैं। मतलब अगर पहले ही प्रशासनिक ढंग अच्छा हो तो कोई उनको उपनिवेश कैसे बनाएगा। भारत हो या अन्य अफ्रीकी देश थे या दक्षिणी पूर्वी एशिया के और अन्य देश थे, उनको उपनिवेश क्यों बनाया गया? क्योंकि उनके पास प्रशासनिक दुर्बलता थी। वो प्रशासन को चलाने में, प्रशासन को स्थापित करने में दुर्बल थे, असमर्थ थे। इस जो अन्य शक्तियां हैं उन्होंने उनको उपनिवेश बनाया और समाजवादी में है समाजवाद में एक महत्वपूर्ण लाभ मिला कि उपनिवेशों में जो कुशल शासन प्रणाली है वो उन साम्राज्यवादी शक्तियों के द्वारा स्थापित की गई। और ऐसी प्रणाली की स्थापना से साम्राज्यवादी शक्ति जो है उनको अपने हितों में अ, उनके हित में थी वो, लेकिन इसके साथ साथ उपनिवेश और उनके लोगों को भी इसका अत्यधिक फायदा मिलता है।
जैसे भी किसी भी देश को उपनिवेश बनाया गया, उसके क्षेत्रों को उपनिवेश बनाया गया, तो उनमें उन्होंने शासन प्रशासन चलाने के लिए यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं लागू की, और जिसका फायदा उन देशों को भी मिला जिनको उपनिवेश बनाया गया। तीसरा है प्रतिनिधित्व संस्थाओं का आगमन। तो ये जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ आपको, ये एक के बाद दूसरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक एकीकरण की भावना, प्रशासनिक संस्थाओं की स्थापना करना, कुशल प्रशासनिक व्यवस्था, ये सब जो है ये एक प्रशासन से संबंधित कड़ियां हैं जिनको एक दूसरे से जोड़ा गया है। तो प्रतिनिधित्व संस्थाएं जो हैं उनका आगमन भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कारण से ही होता है। ठीक है। इंग्लैंड में पर्याप्त जो दीर्घकाल है उससे प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र प्रणाली जो है वो प्रचलित थी। प्रतिनिधि प्रजातंत्रात्मक प्रणाली इंग्लैंड में प्रचलित थी और उसी को उन्होंने अपने उपनिवेशों में स्थापित करने का प्रयास किया, जिससे इंग्लैंड जो है उसने अपने हित के अनुसार धीरे धीरे उपनिवेशों की व्यवस्था आगे क्योंकि वो अपना अपने अनुसार के पश्चात जो उपनिवेश थे उन्होंने वही प्रणालियां अपनाई जो उपनिवेशों की लागू की थी। आज भारत में जो प्रशासनिक संस्थाएं लागू की गई हैं वो सब उपनिवेशों के लिए में जो स्थापित की गई थी, लगभग वही प्रणालियां वही संस्थाएं आज भी भारत में अस्तित्व में है। तो ये लाभ ही है जो कि भारत को या अन्य देशों को मिला है। इसके बाद है शिक्षा का प्रसार। तो साम्राज्यवादी शक्ति जो है उन्होंने अपने हितों की पूर्ति के लिए भारत में नई शिक्षा का, अन्य देशों में नई नई शिक्षा का साम्राज्यवादी शक्तियों के द्वारा प्रसार किया। इसका स्थापित की गई और ऐसी और मिलता है, फायदा मिलता है। और अफ्रीका के जो लोग थे का जब कल्चर उन्होंने पढ़ा, ठीक है, जो वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी का विकास विभिन्न उपनिवेशिक देशों में हुआ, उससे जो लोग हैं उनको ज्ञान जो है उनका परिपूर्ण ज्ञान उनको मिला और उस ज्ञान से उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम जो है उसके लिए वो प्रोत्साहित हुए और उस जागृति ने ही लोगों को अपने देश को आजाद कराने की भावना को प्रबल किया। तो कहीं ना कहीं इसमें इन्होंने सपोर्ट किया है। इसके बाद औद्योगिक विकास है। तो साम्राज्यवादी देश जो है उनका उद्देश्य ये था कि वो जो उपनिवेश है उनका शोषण करेंगे, ठीक है, लेकिन इस उद्देश्य में उन्होंने कुछ ऐसे भी कार्य किए जिसका फायदा उपनिवेशों को मिला है। ऐसे कार्य में औद्योगिक विकास भी शामिल है। उन्होंने ना चाहते हुए भी उनको कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते थे जिसका जो बेनिफिट है वो उपनिवेशिक देशों को मिला है। तो अंग्रेजों ने अपने हितों के लिए जहाँ भारत के जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं उनको नष्ट किया और भारत में बड़े बड़े उद्योग स्थापित कर दिए, जिसकी वजह से ऐसे कारखानों में कपड़े कपड़े के कारखाने हैं, पटसन उद्योग है, पेट्रोलियम, लोहा, कोयला, ये सब अंग्रेजों के द्वारा भारत में स्थापित किया गया। जिससे क्या हुआ, ऐसे उद्योग जो है कुछ विदेशी पूंजियों द्वारा स्थापित किए गए और भारत को इसका पर्याप्त लाभ जो है वो मिल गया। ऐसा तो है नहीं पूंजी यहाँ से जाती रही, लेकिन वो चीजें तो भारत में ही थी। समय के उपरांत जो है भारत को उद्योगों से रोजगार मिलने लगा और भारतीय जो पूंजीपति है उन्होंने भी उसी चीज से प्रेरणा लेकर अपने नए नए उद्योग स्थापित किए। ऐसा तो है नहीं कि सभी ठन ठन गोपाल थे, बहुत उद्योगपति जो है यहाँ के वीर जी बोरा है, टाटा बिरला है, ये ऐसे थे उस समय के उद्योगपति जो उस समय काफी पूंजीपति थे। उन्होंने यहाँ पर काफी अपना धन इन्वेस्ट किया और नए नए उद्योग स्थापित किए। इसके पश्चात यातायात और संचार के साधनों का विकास है। तो यातायात और संचार के साधनों की वजह से रेल लाइनें बिछाई गई भारत देश में भी और रेलों के विकास से लोग एक दूसरे के संपर्क में आए। डाक तार जो है, टेलीफोन की सेवाओं ने भी पर्याप्त अधिक विकास किया, जिससे जो लोग हैं उनको उपनिवेशों के सुदूर क्षेत्रों में लोगों को परस्पर समन्वय बढ़ता है और व्यापार जो है उसको भी काफी लाभ होता है और भारतीयों को भी इससे बहुत ही लाभ मिलता है। लाभ के पश्चात अब हम इसकी हानि का जो है वो चर्चा करेंगे कि साम्राज्यवाद जो है उससे कितना लाभ तो भारतीयों को या अन्य जो एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश थे उनको मिलता है, तो क्या इससे कुछ हानि भी हुई। तो साम्राज्यवाद जो है उसके लाभों को अगर देखा जाए तो लाभ की तुलना में हानि जो है वो साम्राज्यवाद की भावना से ज्यादा उठानी पड़ी। वो क्या है कि सबसे पहला हीन भावना। जिन देशों में उपनिवेश स्थापित हुए, भारत अफ्रीका के ऐसे देश थे जिनमें उपनिवेश स्थापित हुए, उन उपनिवेशों में जो साम्राज्यवादी शक्तियां थी उनके द्वारा राजनीतिक भेदभाव अपनाया गया, लोगों के साथ हीन व्यवहार किया गया, उनको अपने ही देश में जो है बर्बर अनुभव करवाए गए,
उनको गंदी गंदी गालियां दी गई, उनको उपहास किया गया और उनको ये अनुभव करवाया गया कि वे विदेशी शक्ति के समक्ष हीन है। इसलिए जो हीन भावना है वो अपने ही देश में रहकर लोगों में पैदा होने लगी, वे अपने आप को तुच्छ समझने लगे। इसके अलावा आर्थिक शोषण तो ये तो है ही। साम्राज्यवाद जो है वो स्थापित किस लिए किया गया? लोगों का आर्थिक शोषण करने के लिए। कि आर्थिक शोषण जो है उससे उसमें बढ़ोतरी हुई। इसके इस उद्देश्य के लिए उन साम्राज्यवादी देशों ने अनेक अन्यायपूर्ण कार्यवाहियां की, लोगों का भरपूर शोषण किया, कच्चे माल की मंडी जो है उपनिवेशों को बनाकर रख दिया और कच्चे माल को यहाँ से प्राप्त करके तैयार माल जो है उपनिवेशों में भर डाला, जिससे जो उपनिवेशित देश थे उनके अपने निजी उद्योग बिल्कुल खत्म हो गए, अपने उनके रोजगार खत्म हो गए। ये जो आर्थिक शोषण है ये लोगों को झेलना पड़ा। निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि, तो बिल्कुल साम्राज्यवादी देश जो है वो उपनिवेशिक जो है देश हैं उनका अधिक से अधिक आर्थिक शोषण करते हैं। इसके साथ साथ निर्धनता जो है उसमें वृद्धि होती है। औद्योगिक जो विकास है उसके प्रति अधिक ध्यान नहीं दिया गया, न ही ऐसी योजनाएं लागू की जाती थी जिसके फलस्वरूप रोजगार के अवसर जो है वो उपनिवेशिक देश के लोगों को मिल पाए। इस वजह से बेरोजगारी बढ़ती है, लोगों के धंधे खत्म हो गए, उनका अपना कार्य करने का ढंग खत्म हो गया, कृषि के जो है तरीके बदल गए, व्यवसाय के तरीके बदल गए। लोग जो है उपनिवेश के जो लोग थे उनको जानबूझकर उच्च पदों पर नहीं रखा गया, जिससे उनके अंदर राजनीतिक या प्रशासनिक योग्यता जो है वो नहीं आ पाती है। तो ये सब जो है ड्रॉबैक्स इस समय में होते हैं और इस प्रकार जो शिक्षित लोग थे उनको उनकी जो बेरोजगारी है उसमें वृद्धि होती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्वदेशी उद्योगों का पतन। तो जो हमारे कुटीर उद्योग है, इंग्लैंड ने भारत में कई ऐसे उद्योग स्थापित किए जो स्वदेशी उद्योग जो है वो यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। ऐसा प्रयास अंग्रेजों के द्वारा भारत में भी किया गया। ढाका में जो निर्मित मलमल थी वो विश्व जो है भर में विख्यात थी, लेकिन अंग्रेजों ने भारत उद्योग को नष्ट कर दिया और इन उद्योगों को नष्ट करने का हर संभव प्रयास जो है वो किया। तो ये जो है दुष्प्रभाव भारत पर पड़ा है, तो उनके जो कुटीर उद्योग थे वो नष्ट हो गए। इसके बाद स्वदेशी संस्कृति का पतन। तो जिस तरीके की संस्कृति या सभ्यता या शिक्षा जो यहाँ पर यूरोपीय देशों के द्वारा चलाई गई, उससे जो हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति है वो बिल्कुल नष्ट प्राय हो जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती है। उपनिवेशों की जो निजी संस्कृति है उसका हनन होता है। ऐसा इसलिए करिकुलम लगाया गया, जो पाठ्यक्रम पढ़ाया गया बच्चों को वो सब यूरोप कल्चर जो है वो यहाँ पर ला दिया गया, जिससे हम अपनी ही संस्कृति से अपनी ही सभ्यता से बिल्कुल लुप्त हो गए, बिल्कुल धूमिल पड़ गया हमारा इतिहास हमारी आंखों के समक्ष और हम बिल्कुल अपनी सभ्यता से दूर हो गए। हमारी जो विरासत संस्कृति है उसको नष्ट करना जो है उनके लिए अनिवार्य समझा जाता था, इसलिए साम्राज्यवाद का ये एक महत्वपूर्ण दोष जो है रहा है। पिछले प्रभाव, तो सब जो साम्राज्यवाद है उसका प्रभाव कोई एक दिन के लिए नहीं रहा, सदियां बीत गई, लेकिन साम्राज्यवाद की जो भावना है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है साम्राज्यवाद का जो अस्तित्व है उसके प्रभाव को पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त सीमा पर बनाए रखा गया। प्रशासनिक जो ढांचा है वो साम्राज्यवादी देश द्वारा किसी भी उपनिवेश में स्थापित कर दिया जाता है, तो वो जो ढांचा है वो उपनिवेश की स्वतंत्रता के बाद भी उस उपनिवेश में लंबे समय तक विरासत के रूप में रहा है। 65 वर्ष की भारत की स्वतंत्रता के बाद भी ब्रिटिश साम्राज्य के अनेक प्रभावों से भारत की मुक्ति नहीं हो पाई। हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम वेस्टर्न कल्चर को ही फॉलो कर रहे हैं और वही अपना रहे हैं। तो इस प्रकार हम इन तथ्यों के माध्यम से ये जानते हैं कि जो साम्राज्यवादी भावना है वो वास्तव में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और एक नैतिक बुराई है जो कि मानवीय मूल्यों के बिल्कुल विरुद्ध है। साम्राज्यवादी भावना किसी भी आधार पर साम्राज्यवाद को उचित मानना गौरव के विरुद्ध है। किसी भी देश पर अपने निजी हित के लिए किसी भी देश का शोषण करना, उसके आर्थिक हितों पर अधिकार कर लेना सर्वदा ही अन्यायपूर्ण, व्यर्थ है, गलत है। इसीलिए जो साम्राज्यवाद है हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से उपनिवेशों को कुछ हद तक जो है लाभप्रद सिद्ध होता है, लेकिन फिर भी इसने अंतरराष्ट्रवाद को जो हानि पहुंचाई है उसकी तुलना में इसके लाभ केवल नाम मात्र है। इसलिए साम्राज्यवाद जो है कि उसका हालांकि पतन हो गया, लेकिन वास्तव में ये सत्य है कि साम्राज्यवाद जो है वो एक नवीन रूप में जन्म लेता है, धारण होता है और इस नवीन रूप को नवीन साम्राज्यवाद के नाम से जाना जाता है। साम्राज्यवादी भावना जो है
वो किसी ना किसी रूप में हर समय जो है वो अस्तित्व में रहती है और उसका जो खात्मा है वो नहीं होता है। तो ये साम्राज्यवाद वाला जो क्वेश्चन है आपका खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगी। तब तक के लिए